नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज थोड़ा सा मेरा तबीयत अस्वस्थ है तो मैं थोड़ा धीमे ही बोलूँगा, है ना। देखिए आज है आपका 8 जुलाई 2024 और आज जो है CHSL का एग्ज़ाम था। सेकेंड शिफ्ट की एग्ज़ाम समाप्त हो गई है। सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में GK GS के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी 100% ओरिजिनल प्रश्न तो मैं दूंगा ही दूंगा, साथ ही इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा। और ये एक्स्ट्रा फैक्ट शब्द जो है कहीं ना कहीं मेरा ही ईजाद किया हुआ है। आजकल तो बहुत लोग बड़े बड़े चैनल भी इस चीज़ को जो है कैच करने लगा है ना। पहले बोलते थे कुछ और नाम देते थे, लेकिन ये जो नाम है ये लगभग हमने ही दिया है, ठीक है। तो ये जो फैक्ट मैं दूंगा इसी फॉर्म में आपको जो है कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर क्वेश्चन नज़र आएंगे और आते आए हैं, आगे भी आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको हमारा जो कंटेंट है, जो ई बुक है या फिर जो लेटेस्ट 30 सीरीज है आपका SSC के लिए, है ना, SSC के लिए कोई लेटेस्ट 30 सीरीज चल रहा है, एनालिसिस के वजह से अभी ड्रॉप किए हैं, उसमें 12 क्लास हो चुकी है, रेलवे की है। तो कोई सा भी कंटेंट चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक को आप क्लिक करेंगे, है ना, आपको व्हाट्सएप पे रीडायरेक्ट करेगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करके आपको प्राप्त करना है, ठीक है भैया। फिर से बता दूं, मार्केट में SSC के एग्ज़ाम, DSSB के एग्ज़ाम, EPFO के एग्ज़ाम यानी जो भी TCS एग्ज़ाम कराता है उनके पैटर्न पे मैं ऐसा ई बुक बना दिया हूँ कि सभी क्लासेस, सभी किताब वगैरह पे भारी पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। और पड़ गया, अभी तो 4 एग्ज़ाम झेले आप देखे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब तो बच्चे ही बोलते हैं, अब अपन क्या बोले। पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा किस मौसम में होती है? एक दिन नहीं बताए हैं गुरुजी, और ये भी बताए हैं इसका ओरिजिन कहाँ से होती है, ठीक है। तो जो पश्चिमी विक्षोभ होता है आपका, इसके कारण वर्षा जो है सर्दी में होती है, ठीक है। और ये सर्दी में जो वर्षा होती है तो उस समय आपको पता है कि किस चीज़ की फसल रहता होगा, तो रबी की फसल रहता होगा। साहब रबी की फसल में कौन कौन से आते हैं? तो सरसों आ जाते हैं, है ना, राई आ जाती है, गेहूँ आ जाती है, जई आ जाती है, तीसी आ जाती है, चना आ जाती है, यानी ये सब रबी की फसल है साहब। जो गांव के आदमी है वो तो ऐसे ही इनको फ्री वाला गिफ्ट वाला नंबर होता है, शहरी आदमी को ये भी याद करना पड़ता है। तो ये सर्दी में पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतकाल में वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत में उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, अर्थात पंजाब और हरियाणा में अधिकांश वर्षा होती है, जो रबी के फसल को फ़ायदा पहुंचाते हैं। पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो भूमध्य सागर से होती है। कहाँ से होती है? भूमध्य सागर से होती है। एक आपने क्वेश्चन कई बार अटेंड करा होगा कि भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सा नहर जोड़ता है? तो स्वेज कनाल जो है, स्वेज नहर जो है, ये जोड़ने का काम करता है। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने करवाया? ये भी क्वेश्चन आप कई बार एग्जाम में अटेंड किए होंगे। तो जो स्वेज नहर है इनका राष्ट्रीयकरण करवाया था कर्नल नासिर। कौन करवाए थे? कर्नल नासिर करवाए थे। और ये कर्नल नासिर कहाँ के रहने वाले थे? तो इजिप्ट के रहने वाले थे, इजिप्ट के। आपसे एक क्वेश्चन और अभी पूछा गया है कि 74वां गणतंत्र दिवस के अवसर पे चीफ गेस्ट कौन थे? CG कौन थे? तो भाई इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी वर्तमान वाले आए थे 74वें पे। 75वें पे आए थे आपका फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। मैं कहीं से कहीं जाता हूँ, आपको ये बात पता होगा, सुनना चाहिए। और सभी काम की बात करूँगा बंधु, मेरे भाई मेरे बहन, मैं कोई भी फालतू की बात नहीं करूँगा। और यकीन आप तो नहीं करोगे क्योंकि चैनल छोटा, मैं भी छोटा, है ना। तो भाई ये है कि मैं पूरी तरीके से समर्पित हूँ आपको सफलता दिलाने के लिए। मेरा यही एक लक्ष्य है, और इसके सिवा नौकरी और इसके सिवा और कोई चीज़ सोचता भी नहीं। मेरे पास ना तो फेसबुक है, ना ट्विटर है, ना होना है, ना चाहता हूँ, है ना। चलिए, अल नीनो ला नीनो, अल नीनो ला नीनो ये मैंने पहले भी बता रखा है क्या होता है। देखिए अल नीनो जो है ये आपको जल को क्या कर देता है? हॉट कर देता है। और ला नीनो क्या करता है? जल को कोल्ड कर देता है, ठीक है। ये घटना किस महासागर की है? तो प्रशांत महासागर की है। प्रशांत महासागर सभी महासागरों में सबसे बिग एंड डीपेस्ट है ना। ये जो है सबसे गहरी भी है
और सबसे बिगेस्ट भी है, सबसे डीपेस्ट भी है। कौन सा भैया? प्रशांत महासागर। इसमें आपका अल नीनो आता है, ला नीनो आता है। साहब अगर दाब के फॉर्म में इसी को पूछे तो क्या आंसर दोगे? अल नीनो में जो है जल की सतह की दाब कम हो जाती है, उल्टा साइन मतलब कम। और जो ला नीनो है इसमें जलीय सतह की दाब अप हो जाती है, बढ़ जाती है। समझ में आ गया? और इसका जो है आपका विश्वव्यापी असर पड़ता है ना, कि भाई ऐसा नहीं कि जिस क्षेत्र में यह होता है वहीं पे पर्यावरणीय इफेक्ट पड़ेगा, इसका इफेक्ट हर जगह पड़ता है। इनके अलावा जो आपका भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आती है? तो साउथ के केरल में आती है। और ये कब आती है? तो जून के प्रथम सप्ताह के दौरान आती है, जिसे मानसून प्रफुष्टन का काल कहा जाता है। शीतकाल में बरसात तमिलनाडु में भी होती है, साउथ के और स्टेट में भी होते हैं, और अभी अभी आपने देखा पंजाब और हरियाणा में भी हो रहा था, है ना। केरल के अन्य दक्षिणी राज्यों में मानसून पूर्व वर्षा, केरल के साथ साथ अन्य दक्षिणी राज्य है ना, जो भी दक्षिणी स्टेट है वहाँ पे जो मानसून के पूर्व में वर्षा आती है, कर्नाटक वगैरह में, इसे आम्र वर्षा या आपका कॉफ़ी सावर, है ना, कॉफ़ी सावर कहते हैं। ठीक है भाई। इसके अलावा चेरी ब्लॉसम भी कह देते हैं, लेकिन चेरी ब्लॉसम इसलिए मैं इसके साथ नहीं बताता हूँ क्योंकि चेरी ब्लॉसम नामक एक त्यौहार भी होता है जो पूर्वोत्तर भारत में मनाया जाता है। पर्वतीय क्षेत्र में पर्वतों से टकराने के बाद जो वर्षा होती है उसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं, और यह पश्चिमी घाट, मेघालय की पहाड़ी इत्यादि क्षेत्र में होते हैं। जहाँ पे वर्षा होती है उसे पवना विमुख ढाल कहते हैं, और जहाँ वर्षा नहीं होते हैं उसे वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। 1 करोड़ बार समझा चुका हूँ कि ये पवना विमुख ढाल क्या होता है और ये वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है। मान लीजिए ये जल राशि है और ये आपका पहाड़ी भाग है, तो यहाँ से जो वेपर इससे टकरा के इसी साइड जो वर्षा करा देता है, तो इसके विपरीत वाले साइड वर्षा से वंचित रह जाते हैं। तो जो जहाँ पे वर्षा नहीं होता है उसे वृष्टि छाया, वृष्टि माने वर्षा है ना, वृष्टि छाया यानी इसका शैडो प्रदेश कहा जाता है। और जहाँ पे वर्षा हुआ तो इस ढाल पे, इस स्लोप पे जो है पवना विमुख ढाल कहलाते हैं। ठीक है भाई। मानचित्र पर 2 समान वर्षा वाले स्थानों को जो मिलाती है जो रेखा, मान लीजिए यहाँ भी 100 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है और ये है पटना, यहाँ भी 100 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, तो इनको अगर मानचित्र पे दिखाएंगे तो इस लाइन को क्या कहते हैं भाई? आइसो हाइट लाइन कहते हैं, है ना। नाम से ऐसा लग रहा है कि आइसो हाइट 2 समान ऊंचाई वाले क्षेत्र को दर्शाने के लिए यूज की जाने वाली लाइन होगी, लेकिन नहीं, आइसो हाइट वर्षा के लिए है, वहीं पे ऊंचाई वाले स्थान को आइसोहाइप्स रेखा से दर्शाया जाता है। आइसोहाइप्स, है ना, ध्यान रखेंगे, है ना भैया, ये कंफ्यूजिंग पेयर है। इनके अलावा वर्षा को आप रेन गेज में मापते हो, किससे मापते हो? रेन गेज से मापते हो वर्षा को, तो इसे भी ध्यान रखना है, रेन गेज से। इसके अलावा पंखीरा लोक गीत किस राज्य से संबंधित है, आपको पूछा गया है। पखिंडा, तो ये आपका आरजे राजस्थान से है। पंडवानी लोक गायन कला छत्तीसगढ़ से है, तीजन बाई उषा बारले, है ना। इसके अलावा भटियाली गीत ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। जुगनी, गोरियन, बोलियन यह पंजाब से संबंधित लोकगीत है। आपने जुगनी वाला गीत सुना भी होगा, जुगनी जुगनी, ये वाला नहीं, क्या बादल पिक्चर का गीत है, अमरीश पुरी और बॉबी देओल इत्यादि जो है उसमें हीरो है। ठीक है। इसके अलावा सोहर बिरहा बिहार से संबंधित लोकगीत है ना। सोहर बिरहा, यहाँ पे चैता भी होता है, यहाँ पे बरमासा भी होता है बिहार के अंदर, लेकिन जो एग्जाम में आते हैं सोहर बिरहा आते हैं। कजरी आपका उत्तर प्रदेश फर्स्ट चॉइस, अगर ऑप्शन में उत्तर प्रदेश नहीं है तो उत्तराखंड के साथ जाएंगे। मूमल पपीहा पिपली कागा, है ना, मूमल पपीहा पिपली कागा, ये आपका राजस्थान से संबंधित है। कहाँ पे गाया जाता है ये वाला गायन? तो ये राजस्थान में गाया जाता है, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके जो है एगो सोरा भी गायन होता है। ठीक है, सोरा गायन भी होता है। सोरा आपका बुंदेलखंड रीजन में गाया जाने वाला है ना। इनके अलावा सोरा में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ रहा है मुझे, नहीं जी ठीक है, गाया जाता है ना, फसलों कटाई के दौरान गाया जाता है। जमाने से पढ़े हैं भाई। परावैंगनिक किरण की खोज किसके द्वारा किया गया था? जोहान्स विलियम रिटर के द्वारा। ये तो फ्री का 2 नंबर आपको दे गया जी, फ्री का 2 नंबर दे गया, एक दिन बताए होंगे, है ना। जोहान्स विलियम रिटर के द्वारा परावैंगनिक किरण को थोड़ा सा समझ लेते हैं।
देखिए परावैंगनिक किरण से जो हमारी रक्षा करती है ये है ओजोन लेयर। आपसे ये भी पूछा जाता है कि ओजोन का सूत्र क्या होता है, तो आप कहते हो ऑक्सीजन के 3 पर जो है आपका अणु मिलके ओजोन का एक अणु बनता है, O3 इसका फॉर्मेशन है। ओजोन लेयर जो है वायुमंडल के किस परत में है, तो आप कहते हो समताप मंडल में स्थित है। और ये ओजोन लेयर क्या करता है, तो ये यूवी अल्ट्रा वायलेट रेज से जो है हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है भाई। ओजोन गैस जो है ये स्वास्थ्य के मतलब संपर्क में डायरेक्ट आने से ये भी हानिकारक है। ऐसा मत समझिए कि फायदा कारक है अगर आप डायरेक्ट संपर्क में इसके आएंगे तो, है ना, ये हानिकारक है, लेकिन ये परावैंगनिक किरणों से हमें बचाती है, इसके लिए यह बहुत लाभदायक है। नहीं तो पृथ्वी की टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाली है अगर ये न रहे तो। ठीक है। जैसे कोई बहुत बड़ा पढ़े लिखे बच्चा ये सोचे कि ऑक्सीजन लेते हैं उसके जगह पे ओझोने ले लें ठीक है। इनके अलावा कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में करा था। ये लेकिन डेड सेल थे ना, ये डेड सेल थे। आज मैं धीरे धीरे ही पढ़ाता हूँ, आज ये भी एक्सपीरियंस थोड़ा कर लूँ। और ये जो लाइव सेल था ना, इनके खोज 1674 में आपको कौन किए थे, ल्यूवेनहॉक साहब ने किए थे। ठीक है। कोशिका मैंने कई बार पढ़ा चुका है आपको। सबसे पहले इसे 2 भागों में बांटते हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल में आपका क्या होता है, सेल वॉल होता है जो उनको डिफरेंट बनाता है, साथ ही साथ पिगमेंट भी होता है। इनके अलावा जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसमें आपका यूकेरियोटिक टाइप का कोशिका पाया जाता है ना। जो भी आपका सूक्ष्म जीव है, छोटे छोटे प्राणी है, यूकेरियोटिक जीव टाइप का सेल पाए जाते हैं। और हम लोग में माफ़ कीजिएगा, प्रोकैरियोटिक टाइप का सेल पाया जाता है, और हम लोग यूकेरियोटिक सेल वाले हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो है गरीबी वाला होता है, यूकेरियोटिक अमीर वाला सेल होता है। इसमें केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम इत्यादि पाए जाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन राइबोसोम दोनों में पाए जाते हैं। ये भी एक अंतर विभेद है। नहीं तो बुलो में, है ना, लाइसोसोम की जगह राइबोसोम भी बोल देना कि ये भी नहीं पाए जाते हैं तो दिक्कत हो जाएगा। राइबोसोम दोनों में पाए जाते हैं, चाहे तो प्रोकैरियोटिक हो चाहे तो यूकेरियोटिक हो, है ना। एक्स किरण की खोज बता दिए थे, कोशिका की खोज हो गई यहाँ से छोटू सा। इसके अलावा न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक साहब ने किया था। अब न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज, माइनस चार्ज, है ना। तो आप कहोगे साहब इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। इनके अलावा पॉजिट्रॉन की खोज, ये एंटी कण है पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन साहब ने किया था। न्यूट्रॉनों की खोज, देखिए ये है न्यूट्रॉन, ये जो है परमाणु के मूल भौतिक कण है न्यूट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है ना। पहले तो अविभाज्य बताया गया किसके द्वारा, डाल्टन के द्वारा, कि भाई परमाणु जो है अविभाज्य है। बाद में अलग अलग वैज्ञानिक ने, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का, रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन ने प्रोटीन का, और चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया। ये न्यूट्रिनो है, इनके खोज पॉली महोदय ने किया था। पीएस स्केल का नाम आपने जरूर सुना होगा, जहां से आप अम्लीय और क्षारीयता का पता लगाते हैं, तो उस स्केल का खोज जो है सोरेनसन महोदय ने किया था। डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल साहब थे। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनांट, इसकी जो आपकी मुख्यालय है वो जेनेवा के अंदर स्थित है, और प्रतिवर्ष 8 मई को आप रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाते हैं। और जो शांति का पहला नोबेल पुरस्कार है शांति के क्षेत्र में, यह हेनरी ड्यूनांट को ही दिया गया था 1901 ईस्वी के अंदर, क्योंकि नोबेल पुरस्कार की स्टार्ट 1901 में हुई थी। अति चालकता की खोज, अब ये अति चालकता क्या है ना, सुपर कंडक्टर है ना, तो सुपर कंडक्टिविटी की खोज कैमरलिन ओन्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। अति चालक आपने सुना होगा, है ना। अति चालक से जो है आपको कथन के रूप में भी क्वेश्चन आते हैं। तो अति चालक कोई चीज़ कब बनेगा, जब उसकी रेसिस्टेंस जो है काफ़ी कम होंगे, है ना। तो इस प्रकार से लैंग्वेज में क्वेश्चन आ सकता है। एक अर्धचालक होता है, अगर कोई बच्चा सोच रहा है तो एक अर्धचालक है। अर्धचालक है कि एक लिमिट टेम्परेचर को क्रॉस करता है तो चालक जैसे बिहेव करने लगता है, और एक दायरे से नीचे टेम्परेचर प्राप्त होता है तो बैड कंडक्टर बन जाता है, यानी अचालक कुचालक बन जाता है। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। जैसे सोलर लाइट वगैरह आप देखे होंगे, है ना। इनके अलावा अष्टक का नियम, ये कौन दिए थे, तो न्यूलैंडस ने दिए थे, और ये कैल्शियम तक लागू होता था। यही जब भी पूछता है एसएससी, यही पूछता है कि अष्टक का नियम कहाँ तक लागू होता है। गति के 3 नियम और शीतलन के नियम कौन दिए थे, तो न्यूटन साहब ने दिए थे। सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत कौन दिए थे, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिए थे। क्या है ग्राफ, E = mc², जहाँ पर C क्या है आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, C क्या है, या फिर C की वैल्यू लिख पाओ तो और अच्छा। अल्फा किरण की खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था।
प्रोटॉन की खोज से भी जुड़े रहे थे रदरफोर्ड, साथ ही साथ गोल्ड स्टीन एगो गांव घर में जो है गोल्ड स्टार का जूता आता था पहले 150 रुपया में, और बच्चे का जो है ये स्टूडेंट वाला जूता है उस रेंज में हम वही जो है खरीद सकते थे। इनके अलावा रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकुरल ने किया था। एक रेडियम आता है, रेडियम आपने देखा होगा रोड के किनारे लगा रहता है, रेडियम की खोज जो है क्यूरी मैडम ने की होती है ना, क्यूरी। अगर मान लीजिए कि भाई रेडियो सक्रियता की इकाई पूछा है तो ऐसे तो अलग इकाई भी होता है, लेकिन अगर कोई नया ऑप्शन में है तो क्यूरी भी चलता है। इनके अलावा ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले महोदय ने किया था। रेडियो तरंग की खोज मैक्सवेल ने सबसे पहले प्रकल्पना की थी। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आंसर वेरी करता है। अगर रेडियो तरंग, रेडियो वो अलग चीज़ है बजने वाला भाई, ठीक है, वो तो फिर अलग हो जाएगा। ये रेडियो तरंग है, वेव की बात है, तो रेडियो तरंग वेव की जो है सबसे पहले परिकल्पना मैक्सवेल महोदय ने किया था, और इसी के परिकल्पना के आधार पे इस चीज़ को आगे बढ़ाया और इनका प्रॉपर्टीज वगैरह हेनरिक हर्ज ने दिया। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा शिक्षक ने बच्चों को राष्ट्रगान में शामिल होने के लिए खड़ा किया है, यह किस अनुच्छेद की पुष्टि है, इस प्रकार की क्वेश्चन आई है। तो ये 51 का ये फ्री का 2 नंबर दे के गया आपको। मैं सब दिन बताया हूँ पहला और लास्ट याद करना ही नहीं है, तो जो बच्चे सिर्फ इतना ही भी बात सुन लिया होगा उससे भी काम हो जाएगा, क्योंकि मैंने सर्वदा बताया है कि हमारे लिए है ना राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान है ना, ये सब सर्वोपरि है, और इनको जो है हमें जो है सबसे पहले मौलिक कर्तव्य होगा हमारा कि इनका आदर सम्मान करें। तो पहला जो है इसी में रखा था, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ऐड किया गया है। ये आपका 11 मौलिक कर्तव्य जो मैं सब दिन आपको लगभग एनालिसिस में एक न एक शिफ्ट में तो दिखा ही देता हूँ, ताकि आप जो है कूल रहो, अपडेट रहो, है ना, चीज़ों को समझे रहो। जब भी पकड़े 2 नंबर पकड़ के लपेट लो, है ना। तो देखिए 51 के ए में है ये आपका संविधान का पालन करना, आदर्श और राष्ट्रीय संस्थान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। 1 के बी में है उन महान आदर्श वाक्यों को संजोना जिन्होंने देश भावना को जागरूक किया, प्रेरित किया या हमें देश सेवा के लिए तत्पर करता है। 1 के सी है कि अखंडता, एकता, संप्रभुता इत्यादि की रक्षा करना। डी में है कि अगर कभी कदाचित जरूरी पड़ जाए देश सेवा में तो हम तत्पर रहेंगे, ना नहीं कहेंगे, हमारा कर्तव्य है। तो ये सब जो चलता है यहाँ पे। हम चलते हैं आगे, कई बार आपने ये चीज़ देख चुका है। इसके अलावा इन सब में से सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाली है, एक तो आपका भाईचारा को बढ़ावा देना 51 ए के ई वाला, ये काफ़ी पूछा जाता है, और एक आपका ये वैज्ञानिक मानवतावाद कहाँ गया, ये एच ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है भाई। 11वां मौलिक कर्तव्य जब भी आपसे पूछेगा तो यही संशोधन पूछता है, तो आप बता दीजिएगा 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा यह 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। जो मौलिक कर्तव्य पे काम किए थे ये स्वर्ण सिंह समिति थे, लेकिन इन्होंने 8 प्रकार के मौलिक कर्तव्य सुझाए थे, लेकिन ऐड हुआ 10 प्रकार के, और 11वां कब आया ये तो आपके सामने अभी बात कर ही लिया। भारत की सबसे पुरानी क्रिकेट क्लब पूछा है, कोलकाता। भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल क्लब भी कोलकाता। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1934 में हुआ था, ठीक है। हाँ, तो रणजी ट्रॉफी की शुरुआत बता रहे थे, तो 1934 में हुआ था, ये भी पुराने हैं। और ये किसके नाम पे है ना, अभी आपसे पूछा था, महाराजा रंजीत सिंह के नाम पे है ये। इनके अलावा भारत की सबसे पुरानी नेशनल पार्क ये 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य के अंदर है, और इस नेशनल पार्क का अब नाम बदल के क्या हो गया है, रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। इनके अलावा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का एक अन्य नाम और है, क्या नाम है भाई, हेली नेशनल पार्क है। तो ये तीनों बात ध्यान रखेंगे। भारत ही नहीं, एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है, जो 1875 में है ना स्थापित हुए थे। इसके अलावा अगला एक प्रश्न पूछा है, राष्ट्रीय खेल 2023 में तीसरे क्रमांक पे नहीं पूछा है, इसमें पूछा है कि सबसे अधिक पदक किसने प्राप्त किया है। एक बच्चा बोल रहे हैं कि 3rd रैंक, 3rd नहीं, ये ऐसा लिखा है, देखिए मैंने इसे जोड़ा है 2023 ऐसा, अब फिर यहाँ पे कॉमा डाल दिया, फिर बोलता है रैंक, है ना, ऐसा जोड़ा है मैंने इसको। तो आप लोग इसको बताइएगा कि ये 3rd रैंक है कि ये पहला रैंक पूछा है। लेकिन मैं जहाँ तक गारंटी आपको दे सकता हूँ, इस क्वेश्चन को पहला रैंक ही पूछा गया होगा, जितना मेरा अनुभव है। आज तक जब भी राष्ट्रीय खेल पूछता है, या तो जीता हुआ टीम का पार्टिकुलर गोल्ड पूछ लेता है, ओवरऑल इसका पदक पूछ लेता है, या फिर कौन जीता डायरेक्ट पूछता है, ठीक है। तो जो भी हो, मैं पूरा फैक्ट यहाँ पे देता हूँ। 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में हुआ था।
जहाँ पे कितने खेल शामिल थे? 43 खेल शामिल थे। गोवा के कितने शहरों में हुए? तो 5 शहरों में। कौन कौन से? मपुसा, मडगांव, पंजिम, पोंडा, बास्को। ये सब के सब दे चुके हैं और मेरे ख्याल में ई बुक का पहला पेज है जो आपको डेमो के तौर पे भी दिया जाता है, उसी से ये क्वेश्चन है ना। जो बच्चे नहीं भी लिए होंगे कम से कम सुन रहे हैं तो डेमो वाला पेज जरूर देख लेंगे भाई। 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात में हुआ था। विजेता सर्विसेज, उपविजेता महाराष्ट्र तथा 36वां राष्ट्रीय खेल में जो खेल शामिल थे 36। कै गो शहर में हुआ था? 6 गो में। 36वां के जो शुभंकर थे क्या थे भाई? सबाज। क्या था? सबाज है ना। 37वां का जो शुभंकर था ये क्या था? मोगा। क्या था भाई? मोगा। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। शुभंकर मतलब भाई आपका जो है गुड लक के लिए होता है ना शुभंकर। मस्कट बोलते हैं जिसे, है ना, मस्कट एगो शहरों का नाम है ना। चलिए, तो ये सब कर लेंगे थोड़ा बहुत, है ना। क्या ही बताएं, आपका एग्जाम था। मैं उस दिन एक कम्युनिटी पोस्ट लगाया था, उस कम्युनिटी पोस्ट में एक उत्तराखंड का कोई लंगवीर नृत्य था, वो पहले शिफ्ट में आ गया तो वो शाम को ही कम्युनिटी पोस्ट में लगाया था, तो अब क्या ही है। चलिए देखिए, इसमें विजेता रहा महाराष्ट्र। ये 37वां की बात है, 37वां की बात हो रही है, कान खोल के सुन लो। सीजीएल के एग्जाम में भी यहीं से याद किए हुए नहीं डाल देना। सीजीएल के एग्जाम तक जो है हो सकता है कि आपका जो 38वां राष्ट्रीय खेल हो उत्तराखंड के अंदर, उससे क्वेश्चन आने लगे तो फिर अलग हो जाएगा। तो अभी जो है फिलहाल तो महाराष्ट्र विजेता है 80 गोल्ड 69 और 79 ब्रॉन्ज के साथ 228 मेडल के साथ पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पे सर्विसेज और तीसरे स्थान पे हरियाणा। 36वां वाले में सर्विसेज जीता था और महाराष्ट्र रनर अप रहा था। पंडित बिरजू महाराज के बारे में पूछा है तो कथक से संबंधित है। पंडित बिरजू महाराज महान कोरियोग्राफर, कथक नृत्य से संबंधित। इनका वास्तविक नाम ब्रिजमोहन शर्मा, माफ कीजिएगा। इनके अलावा जो पंडित बिरजू महाराज है, इनका घराना पूछता है तो क्या बताने का? कालका बिंदा दिन लखनऊ घराना, कालका बिंदा लखनऊ घराना, इस प्रकार से आप कर लेंगे। इनके अलावा पंडित बिरजू महाराज का जो गीत है ना, डायरेक्ट पूछते हैं तो आप क्या लिखना है? मोहे रंग दो लाल, मोहे रंग दो लाल। इस गीत में भी इन्होंने अपना जो है सेवा दिया है। इनके अलावा डेढ़ हिस्कियाँ, देवदास, है ना। इनके अलावा एक और पिक्चर आया था देवदास डेढ़ हिस्कियाँ, बाजीराव मस्तानी। इन सभी पिक्चरों में जो है इन्होंने अपना सहयोग किए हैं। इनके अलावा यहाँ पे कथक नृत्य के बारे में थोड़ा सा पेपर काट लिया हूँ अपनी वाली टॉपिक वाइज सेक्शन से। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कथक नृत्य एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिसमें हिंदुस्तानी के साथ साथ इस्लामी कला का भी समावेशन है, यानी हिंदू धर्म के साथ साथ इस्लाम धर्म से भी जो भी उनके नृत्य वगैरह में यूज किया जाता है, इसमें भी किया जाता है लगभग। कथक नृत्य अवध के नवाब बाजिद अली शाह से संरक्षण प्राप्त किए थे। इनके प्रमुख कलाकार में सितारा देवी, पंडित बिरजू महाराज, शोभना नारायण, पंडित लच्छू महाराज, नालनी कमालनी अस्थाना, कुमदनी लखिया, शाश्वती सेन, रोहिणी भाटे, समा भाटे भी लिख लीजिएगा, को समा भाटे भी है ना। तो ये जो है आपके कथक में आ जाएंगे, है ना। जयपुर घराना, बनारस घराना, लखनऊ घराना, रायगढ़ घराना समेत कई प्रमुख घराना है, जिसमें आपको सभी घराना के संस्थापक किराना घराना भी है, मेवाती घराना भी है ना। तो रामपुर घराना भी है ना। भिंडी बाजार घराना भी है, दरभंगा घराना भी है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, लेकिन वो एग्जाम में नहीं आता है। इनके अलावा पंडित बिरजू महाराज को जो है संगीत नाटक अकादमी 1964 में मिला है और आपका पद्म विभूषण इनका ज़्यादा पूछा जाता है 1986 में। ये सब बड़े एग्जाम सीजीएल वगैरह में। सितारा देवी 1973 और इनको जो है संगीत नाटक अकादमी सितारा देवी मैडम को 1969 में मिला है। शोभना नारायण 1992 और रानी कर्ण को 2014 में पद्मश्री दिया गया है। अभी जो नालनी कमालनी अस्थाना बहन है, इनको लेटेस्ट 2022 में पद्मश्री दिया गया। इनके अलावा झेलम उत्सव या बितस्ता उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कोई बोल रहा है बिस्तता उत्सव था, तो भाई बिस्तता था तो कई बार बताया ना, कल शाम को भी तो बताया है कि बितस्ता, पुरुषनी, आस्किनी, सुतुद्री, सदानीरा, ये बिपाशा, ये प्राचीन काल में किस किस नदियों को कहा जाता था? फिर से सुन लेना, वहाँ से ये क्वेश्चन पिक कर सकते थे जिनको अगर नहीं पता था, ठीक है। बिपाशा कहा जाता था बिपाशा बसु को, नहीं, बिपाशा कहा जाता था ब्यास नदी को। किसको? ब्यास नदी को कहा जाता था। फिर हमें एक सुतुद्री ये कहा जाता था सतलज नदी को, है ना, सतलज को। फिर हमें कहते सदा
नीरा, सदा नीरा माने सदा पानी रहने वाला, गंडक को कहा जाता था। इनके अलावा आपका कहा जाता था आस्किनी, आस्किनी ये कहा जाता था भैया चिनाव नदी को। फिर कहते थे हम पुरुषनी, पुरुषनी हम कहते थे भाई रावी नदी को। फिर हम कहते थे बितस्ता, बितस्ता हम कहते थे झेलम नदी को। ठीक है, तो ये कुछ नदियाँ जिनका प्राचीन काल में अलग अलग नाम हुआ करता था। तो ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अब इस प्रकार के जो अन्य क्वेश्चन बनते हैं, कोणार्क नृत्य महोत्सव, तो कोणार्क के सूर्य मंदिर से आप पकड़ के जो है 2 नंबर छीन लीजिएगा तो उड़ीसा हो जाएगा। हम्पी, हैप्पी है नहीं, हेम्पी नहीं, हेम्पी है, हम्पी है ना, खंडर है ना हम्पी। हम्पी उत्सव, तो हम्पी उत्सव आपका कहाँ पे होगा, कहाँ पे है हम्पी, तो हम्पी का खंडहर भी डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि किस राज्य में है हम्पी का खंडहर। तो हम्पी का खंडहर आपके कर्नाटक में, तो कर्नाटक में ही हम्पी उत्सव होता है, याद रखें। हम्पी उत्सव को विजय उत्सव भी कहा जाता है, विजय फेस्टिवल भी कहते हैं, है ना, विजय फेस्टिवल भी कहते हैं। कुल्लू दशहरा, ये कुल्लू जगह का नाम है, एप्पल वगैरह खाते होंगे आप, लोग घूमने भी जाते हैं यहाँ पे, है ना, जो है शादी के बाद भी लोग जाते हैं, पहले भी जाते होंगे पता नहीं। तो ये जो है आपके कुल्लू दशहरा हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसके अलावा इसे रोशनी का त्यौहार भी कह लेते हो, कुल्लू दशहरा को क्या कह लेते हो, रोशनी का त्यौहार कह लेते हो, ध्यान रखेंगे, रोशनी का त्यौहार कह लेते हैं। इनके अलावा बस्तर दशहरा, ये छत्तीसगढ़ में लगती है, ये 75 दिनों तक लगती है। गंगा सागर मेला पूछा जाता है मकर संक्रांति के समय, कोलकाता के अंदर लगती है गंगा सागर मेला। दक्षिणेश्वर काली मंदिर, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, है ना, अपनी अनुभव ही शेयर करता रहता हूँ भाई। दक्षिणेश्वर काली मंदिर, नाम सुनने से अगर पहली बार बच्चा सुनेगा तो उनको लगेगा कि कोई साउथ के स्टेट मार देते हैं, लेकिन गलती हो जाएगा। दक्षिणेश्वर काली मंदिर जो है कोलकाता के अंदर है। ब्रह्म समाज के फाउंडर पूछे हैं राजा राम मोहन राय, ये पहले शिफ्ट में ही बताया था, तो मैं यहाँ से सीधे आगे निकल लेता हूँ। ठीक है, इसके अलावा लोकरंग महोत्सव आपसे पूछा है भाई, लोकरंग मध्य प्रदेश, कितनी बार बताऊं, लोकरंग मध्य प्रदेश, है ना, लोकरंग हो। इसके अलावा जनजातीय जो और नृत्य वगैरह, जैसे आपका जवारा, है ना, जवारा नृत्य आपका हो जाएगा, राय नृत्य हो जाएगा, मटकी नृत्य आपका हो जाएगा, भगोरिया पर्व हो जाएगा, भगोरिया पर्व हो जाएगा, नाच हो जाएगा, माच नाच हो जाएगा, माच, है ना। इसके अलावा आपका मांडू महोत्सव हो जाएगा, मांडू। ये सब कहाँ पे है, तो ये सब जो है आपका मध्य प्रदेश के अंदर होती है भाई, है ना, मध्य प्रदेश के अंदर होती है। इसके अलावा सांची का स्तूप कहाँ पे, मध्य प्रदेश। आप इसके अलावा खजुराहो का मंदिर कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश। खजुराहो को मंदिर को किसने बनवाया, चंदेल शासक। खजुराहो के मंदिर के अंदर सबसे बड़ी मंदिर कौन सी है, तो कंदरिया महादेव का मंदिर है। उत्तर भारत में मंदिर किस शैली में बनते हैं, नागर शैली में बनते हैं। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में बनते हैं। दक्षिण भारत की जो भाषा है कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल, ये सब किस भाषा परिवार की भाषा है, तो द्रविड़ फैमिली की भाषा है। राहुल द्रविड़ से याद रखिएगा। मोहम्मद गजनवी किस देश का था, भाई ये पहले ही आपका देखिए एसएससी लेटेस्ट 30 सेट क्लास नंबर 10 या 11 है, ठीक है, तो ये अफगानिस्तान का है। चंगेज खां मंगोलिया का शासक है। तैमूर लंग समरकंद से भारत आए थे। मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान के रहने वाले थे। इब्न बतूता मोरक्को से आए थे, जो एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आए थे। और तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ भारत पे, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो 1398 में हुआ था, ठीक है। और उस समय दिल्ली पे नसरुद्दीन महमूद तुगलक का शासन था, यानी तुगलक वंश का शासन चल रहा था। इब्न बतूता रेहला नामक किताब लिखा था, एमबीटी के काल में आया था। इनके अलावा जो आपका मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच 2 युद्ध 1191 और 1192, है ना, 1192, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। फहियान और हेनसांग, जो फहियान है ये आपका आया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में आए थे, और जो आपका हेनसांग है ये हर्षवर्धन के काल में आए थे, ठीक है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारतीय रेल की शुरुआत पूछा है, फ्री का नंबर देके गया यहाँ भी, तो ये 1853 में है ना। भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना 1905 में हुआ था, लेकिन राष्ट्रीयकरण बाद में किया गया। और रेलवे बोर्ड में अभी जो है पहली महिला अध्यक्ष के तौर पे सिलेक्ट हुई जया वर्मा सिन्हा, जो वर्तमान में भी है। भारतीय रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 के मुंबई टू ठाणे 34 किलोमीटर की दूरी तय करा था। कोंकण रेलवे की स्थापना और शुरुआत, ये 2 अलग अलग चीज़ है,
तो कोंकण रेलवे की स्थापना कहेगा, गठन कहेगा तो 1990। चूँकि आप जानते हैं कि कोंकण रेलवे दूरी तो कम ही तय करती है, लेकिन करीब हजारों ये आपका जो है ये पुला को क्रॉस करके जाते हैं, क्योंकि ये सब पहाड़ी इलाके में जाते हैं। और ये आपका महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक 3 स्टेट में जो है अपनी सेवा दे रहे हैं। इनके अलावा इसका मुख्यालय बताया था कोंकण रेलवे का बेलापुर CBD है ना, बेलापुर CBD। और जो अपना जो किलोमीटर आप देखते होंगे पटरी के किनारे लिखा रहता है ना, 1853/32, 1853/34, तो ये कहाँ से डिसाइड होता है? तो ये CSMT से डिसाइड होता है, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई से डिसाइड होता है। ठीक है भाई। एक बार एक रेलवे की एग्जाम ने क्वेश्चन पूछा कि अप ट्रेन और डाउन ट्रेन से आप क्या समझते हैं? ठीक है भाई, कथन के रूप में सीख लो, खराबी नहीं करेगा। अप ट्रेन और डाउन ट्रेन, तो CSMT के लिहाज से जो ट्रेन मुख्यालय से दूर जा रहा है इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे हम डाउन ट्रेन कहते हैं, जो मुख्यालय से दूर जा रहा है। और जो मुख्यालय के तरफ आ रहा है इसे हम अप ट्रेन कहते हैं। आज के बाद ये चीज़ क्लियर, जब भी डब्बे पे लिखा देखोगे बात याद आएगा। इनके अलावा वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत 2019 में हुई थी और ये आपका चला था दिल्ली से बनारस के बीच। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? टाटा ट्रस्ट के द्वारा, है ना। इनके अलावा यह टाटा ट्रस्ट के द्वारा पहली बार अभी लेटेस्ट शुरुआत हुई 2019 में की गई थी। भ्रष्टाचारी सूचकांक जो होता है ना आपका, ये कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये डायरेक्ट पूछता है, ध्यान रखें। इनके अलावा HDI इंडेक्स ये काफ़ी कम पूछते हैं, लेकिन इसकी रैंकिंग पूछ लेते हैं तो इंडिया का भी 134 है। और इंडिया का जो SDG आपका स्कोर है ये 0.644 इस प्रकार से है। इसके अलावा जो आपका MPI इंडेक्स है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये आपका जारी करता है कौन? नीति आयोग। इसी के अनुसार बिहार को सबसे गरीब करार दिया गया था और यह क्वेश्चन भी पूछा गया है। और बंधु मैंने आपको ईबुक में भी करा दिया हूं कि गरीब दूसरे स्थान पे कहे तो झारखंड, पहला स्थान पे कहे तो बिहार। और मैंने अभी ये भी बताया था कि अभी एक शैक्षणिक रिपोर्ट एक संस्था के द्वारा जारी किया गया, जैसे कि 2011 में सबसे कम साक्षर बिहार था, लेकिन अभी एक डाटा रिलीज हुई शैक्षणिक रिपोर्ट की एक व्यवस्थित संस्था के द्वारा, उसमें आंध्र प्रदेश को सबसे कम साक्षर घोषित किया गया है ना। तो बातों को घर से समझ के जाएंगे तो वहाँ काम आने ही वाला है, ऐसा नहीं कि काम नहीं आएगा। ठीक है। एक बच्चे ने क्या, जाने दीजिए, नहीं बोलेंगे, है ना। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जर्मनी द्वारा, ये आपका वेल्थ हंड नामक जो संस्था है उनके द्वारा, जो आपका भुखमरी सूचकांक होता है। विश्व नवाचार सूचकांक विपो के द्वारा, बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। भारत में गरीबी रेखा का आकलन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के मदद से नीति आयोग के टास्क फोर्स के द्वारा करी जाती है। देखिए फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन रिपीट किया गया, सेकेंड शिफ्ट में कि भाई प्रश्न में पूछा गया था सेम क्वेश्चन, और सेकेंड में भी कि शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत किस अनुच्छेद में? तो 29 और 30 में। यही आपका अल्पसंख्यक हित से संबंधित है। मुंडारी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? भाई मुंडारी भाषा, मुंडारी, अब नृत्य से भी मुंडारी जाति भी होता है ना। तो ये आपका जो है झारखंड में हो जाएगा। अगर क्षेत्र पूछता है, अब पठार के रूप में देता है कि डेक्कन की पठारी भाग, मेघालय की पठार, छोटा नागपुर की पठार, या फिर अगर दिशा के साइड में देता है तो भाई आपका झारखंड की दिशा इंडिया के लिहाज से कहाँ पे? यहाँ पे है ना। और मैं पूरे नक्शा में अगर इंडिया को देखूँ तो ये कहाँ पे पड़ेगा? ठीक है, अगर सेंटर पकड़ ले, है ना, तो पुबारी साइड में पड़ेगा, है ना, ये पुबारी साइड में पड़ेगा। तो आप यहाँ पे आ सकते हो। झारखंड कई आपको थोड़ा सा जो है दृष्टि को फैलाना पड़ेगा, मतलब दिशा के रूप में भी पूछते, मैंने एग्जामिनर को देखा है कि उत्तर पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम में है, तो यहाँ पे आप दक्षिण पूर्व टाइप से आंसर हो सकता था इसका। बताइएगा क्या था ऑप्शन में। इसके अलावा कुई भाषा, ये उड़ीसा में बोले जाते हैं। गोवा कोंकणी जो है, गोवा में कोंकणी बोले जाते हैं। और कोंकणी भाषा जो है इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करता है। इंडो यूरोपियन प्लेट के टकराने से आप कौन सा पहाड़ बना दिए थे? कोई बच्चा, है ना, कोई बच्चा बताओ, है ना। तो यूरेशियन, माफ़ कीजिएगा, वो यूरेशियन था, यूरोपियन नहीं था। इंडो और यूरेशियन जो आपका है ना, यूरेशियन, यूरेशिया का यूरेशियन, ये दोनों प्लेट टकराए तो आपका हिमालयाज बना, है ना, हिमालयास बना। ठीक है भाई।
तो यहाँ पे मैं उसी तरीके से लिखा देखा, इसलिए मैं ही कंफ्यूज हो गया। यूरोपियन के जो है यूरोपियन बोल दिया। भारतीय और यूरेशियन प्लेट के टकराने से बना हिमालय। मेघालय में हजुंग और बांग्ला भाषा बोली जाती है। ठीक है भाई, हजुंग। त्रिपुरा में कोकबरोक, अरुणाचल प्रदेश में गालो भाषा बोली जाती है। अब पड़ोसी देश का थोड़ा सा हाल फिलहाल ले ले, मैं पहले बहुत बार बता चुका हूँ। भूटान में जोखंगा, बौद्ध धर्म बहुल क्षेत्र है भूटान। म्यांमार में बर्मी, इसमें भी बौद्ध धर्म। मालदीव में दिवेही इस्लाम धर्म। लक्षद्वीप में भी दिवेही बोले जाते हैं, है ना। इसके अलावा जो चीन में है मंदारिन बोले जाते हैं। अफगानिस्तान में दारी या पास्तो बोले जाते हैं। सिंगापुर में, मलेशिया में तमिल भाषा भी बोले जाते हैं। इसके अलावा तमिल श्रीलंका में भी बोले जाते हैं। तो 3 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे आपको तमिल बहुल क्षेत्र मिल जाएंगे, सिंगापुर, मलेशिया और श्रीलंका, है ना। इनके अलावा आर्टिकल 44 के बारे में क्वेश्चन आया है, तो कथन है नहीं। तो 44 क्या है? समान नागरिक संहिता है। उत्तराखंड पहली बार इसको लगाया है। ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। अब अधिक से अधिक इससे ये पूछा जा सकता है कि ये किस नीति के अनुसार आता है। हो सकता है जैसे गांधीवादी उदार बौद्धिक और आपका जो समाजवादी नीति है, तो इसमें ये कौन से कैटर में आता है, तो ये पूछा जा सकता है। इससे ज़्यादा क्या पूछा जा सकता है। इसके अलावा फैक्टर कोस्ट से कुछ क्वेश्चन आया था। इसके अलावा वर्तमान 2011 के अनुसार सबसे गरीब राज्य पूछा था, तो ये तो बिहार होगा। 2000 जो आपका अगर नीति आयोग के अनुसार भी पूछ रखा है, नीति आयोग एमपीआई इंडेक्स 2021, तो भी गरीब बिहार ही होगा गरीब में, है ना। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। देखिए कान खोल के सुन लीजिए बच्चे लोग, है ना। अगर आपको सिर्फ एनालिसिस का पीडीएफ चाहिए, हमारा सिर्फ एनालिसिस का पीडीएफ चाहिए, मैं किसी पे इम्पोज तो नहीं कर सकता ना, मैं तो सिर्फ एक राह दिखाने के काम का ही कर सकते हैं कि भाई जो हमारी बुक है, जो हमारी बुक तो नहीं कह सकते, ई बुक कह सकते हैं। और ये बुक मैं इसलिए नहीं मार्केट में ला पा रहा हूँ कि आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम है मेरी, है ना। तो ये जो है आपका एक जगह आपको एसएससी बेस्ट जो है, बेस्ट से बेस्ट जो है आपका कंटेंट मिल जाता है, ताकि अगर आप अच्छे वे में पढ़ लें तो आपको जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी आपके एग्जाम के अंदर। और आप जो है 4 एग्जाम को इन्होंने झेला है, देखे होंगे, आप भी सुने होंगे, आपसे कुछ छुपा नहीं है, ठीक है। तो मैं सिर्फ इसलिए बोलता हूं कि अगर लेना है डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो आप ले सकते हैं, बाद में इम्पोज नहीं है। इसके अलावा अगर सिर्फ किसी भी बच्चे को हमारा एनालिसिस का ही पीडीएफ चाहिए, जो मैं एनालिसिस कराऊंगा, जितना कराऊंगा उतना, तो टेलीग्राम से भी ले सकता है। उसके लिए कोई व्हाट्सअप मैसेज करने की जरूरत नहीं है, है ना, एनालिसिस वाले के लिए, ठीक है भैया। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।